कि पाँव पत्थर करके छोड़ेगी जो ठहर जाइए, चलते रहिए तो जमीन भी हम सफर हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प अकेडमी में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन को। वैसे तो बीटीसी में प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों एक ही में दिया गया है, लेकिन भारतीय भवन बुक में दोनों को अलग अलग कर दिया गया है ताकि आप इसको बेहतर ढंग से समझ पाए और अच्छी जानकारी ले पाए, है ना। तो मैंने भी इसको दो चैप्टर में के रूप में पढ़ाया है। पहले प्रकाश का परावर्तन, उसको मैंने दो पार्ट में पीछे कवर करा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन क्या होता है? अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है प्रकाश की परावर्तन वाली, तो आज की वीडियो जो है आपको मतलब बहुत कम समय में समझ में आ जाएगी, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों में हमें प्रकाश के बारे में ही पढ़ना है, तो दोनों को रिलेटेड है। अगर आप पहले को देख लेते हैं तो बहुत सी चीजें इसमें ऐसी हैं जो पहले बताई जा चुकी हैं, जैसे प्रतिबिंब दर्पण या लेंस वगैरह, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उसके बारे में पिछले में पढ़ा था और इसमें भी पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें सेम है। सो अगर अभी आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर जरूर उसको देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो पर आइए। क्योंकि अगर आप लाइन से शुरू से नहीं समझते आइएगा तो आपको कोई भी चीज बेहतर ढंग से समझ में नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। आज हम लोग किन किन बिंदुओं को कवर करने वाले हैं? तो आज हम लोग कवर करने वाले कि सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे हैं, अपवर्तनांक क्या होता है, सघन माध्यम विरल माध्यम किसे कहते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तन के नियम को जानेंगे, अपवर्तन के प्रभाव क्या क्या हैं, पार्श्विक विस्थापन किसे कहा जाता है, प्रिज्म क्या होता है, विचलन का कोण क्या होता है, लेंस किसे कहते हैं, अभिसारी या अपसारी उत्तल या अवतल लेंस क्या होता है, फोकस क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, लेंस सूत्र किसे कहते हैं, आवर्धन क्या होता है और लेंस की क्षमता क्या होती है। मतलब इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे मैंने उसको यहाँ पर आपके सामने लिख दिया है और उसको मैं इतने कम समय में कवर करा दूंगा कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको किसी अदर वीडियो को देखने की जरूरत नहीं, चैप्टर रिवीजन की जरूरत नहीं और ना ही कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। जैसे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, यहाँ भी प्रकाश का ही है लेकिन परावर्तन नहीं है, अपवर्तन है। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और प्रकाश के अपवर्तन को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं किसको है तो जान लीजिए। किन्हीं दो माध्यमों के लिए, ठीक है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए अगर प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है तो दिशा परिवर्तन होता है, अर्थात प्रकाश की किरण जो है मुड़ जाती है और इसी मुड़ने की घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक ना, अगर परिभाषा के रूप में बोले तो किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते वक्त प्रकाश के किरण की मुड़ने की घटना अर्थात दिशा परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, समझाते हुए मैं चलूंगा। देखिए माध्यम क्या होता है जिसमें प्रकाश क्या कर सके, यात्रा कर सके, जिसमें प्रकाश परिवहन कर सके, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, उसे हम लोग माध्यम कहते हैं। माध्यम कौन कौन सी चीजें हो जाएंगी? जैसे कि आपके पानी हो गया, हवा हो गया, कांच है ना, ये हीरा, तारपीन, ये सभी क्या है? ये सभी माध्यम है। ठीक है, इसमें कुछ माध्यम सघन होते हैं तो कुछ विरल। सघन वगैरह हम लोग आगे समझेंगे, पहले समझ लीजिए माध्यम क्या होता है। माध्यम वो चीज होती है जिसमें प्रकाश क्या कर सकता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। मान लीजिए ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। इसमें हम लोग हवा मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं पानी। ठीक है, तो जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह थोड़ा सा मुड़ जाती है। क्या हो जाती है? थोड़ा सा मुड़ जाती है और इसी मुड़ने की घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में परावर्तन जब पढ़ा था हमने पढ़ा था क्या? प्रकाश की किरण एक सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन परावर्तन तभी होगा जब जो आपका पृष्ठ है वह अपारदर्शी हो। अपारदर्शी का मतलब उसके आर पार प्रकाश की किरण ना हो सके, तो जब आर पार नहीं जा सकेगी तो टकरा के वापस लौट जाएगी। अपवर्तन में क्या होता है कि अपवर्तन में दोनों पारदर्शी माध्यम होते हैं। माध्यम जो भी होंगे पारदर्शी होंगे, हवा भी पारदर्शी है और पानी भी पारदर्शी है। तो पारदर्शी माध्यम में प्रकाश टकराकर वापस नहीं लौटता है बल्कि वह थोड़ा सा मुड़ जाता है। ठीक है ना, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप नदी किनारे कहीं कभी गए होंगे तो पैर अगर अपना पानी में लटका कर बैठते हैं तो आपको आपका पैर थोड़ा छोटा दिखाई देगा।
अगर आप गिलास में एक सिक्का रख देते हैं तो आपको वह गिलास थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अगर उसी गिलास में आप एक छोटे से पाइप को रख के देखें तो वो आपको पाइप हल्का सा मुड़ा हुआ दिखाई देगा। पानी के गिलास में अगर एक पेंसिल रख देते हैं तो पेंसिल भी हल्की सी मुड़ी हुई दिखाई देगी। ये सारी घटनाएं जो होती हैं किसके कारण होती हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। किसके कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। होता यूं है कि देखिए, आपको पता होगा अगर हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं, रास्ते पर जब जाते हैं, जहां भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं होती है, जगह खाली होती है, सड़क प्लेन हो, तो वहां पे हम थोड़ा सा गाड़ी को तेज चलाते हैं ना। और उसी तरह अगर भीड़ भाड़ वाली जगह हो, जैसे मार्केट वगैरह कहीं घूमने वगैरह जाते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा गाड़ी को हम लोग को स्लो करना पड़ता है। ठीक वैसा ही होता है प्रकाश के साथ में। ठीक है, जब प्रकाश विरल माध्यम में होगा, कहां पे होगा? विरल माध्यम। विरल माध्यम मतलब जहां का घनत्व कम हो, जहां प्रकाश की चाल अधिक हो, है ना, उस समय हवा प्रकाश की जो गति होती है थोड़ी ज्यादा होती है। और अचानक यदि हमें सघन माध्यम में भेजा जाए, सघन माध्यम का मतलब जहां का घनत्व थोड़ा ज्यादा हो, जहां पर भीड़ भाड़ थोड़ी ज्यादा हो, जहां प्रकाश की चाल कम हो, तो प्रकाश ऑटोमेटिकली उसकी चाल थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। तो जैसे अब हम लोग इस माध्यम से यहां से तेजी आ रहे थे, हमको यहां निकलना था, लेकिन माध्यम चेंज होने के कारण चाल में भी चेंज हो गया और हम लोग थोड़ा सा मुड़ गए। और इसी मुड़ाव को, प्रकाश किरण के इसी मुड़ाव को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अब एक बात जान लीजिए, जो चीज हम पिछले वाला वीडियो में जाना था, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये जिस बिंदु पर दूसरे माध्यम से टकराता है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। ये जो बीचों बीच 90 डिग्री के एंगल पर जो रेखा खींची गई है उसको अभिलंब कहेंगे। और मुड़कर जाती हुई किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अपवर्तित किरण कहा जाता है। आपतित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, मैं सब सारा लिख ही देता हूं। आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, अपवर्तित किरण हो गया। ठीक है, इतना चीज हमको जानना था। अब उम्मीद करता हूं प्रकाश का अपवर्तन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक बात जान लीजिए, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक दूसरा पॉइंट है, प्रकाश का अपवर्तनांक किसे कहा जाता है? तो शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो मैं बता दूं, मान लीजिए किसी माध्यम में प्रकाश की चाल मान लीजिए 2.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो। ठीक है, 2.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो। और निर्वात में कितनी होती है? तो निर्वात में होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आपको याद होना चाहिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, जाकर देख लीजिए। निर्वात में कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, 3 लाख मीटर प्रति सेकंड, 2.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब रही बात कि अपवर्तनांक, अगर हमको इस वस्तु को निकालना होगा तो हम लिखेंगे क्या? अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात को ही शून्य कहा जाता है। ठीक है, तो आप शून्य भी लिख सकते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब मान लीजिए निर्वात में कितना हमारा 3 लाख है, और अब क्या बोलते हैं उसके उस माध्यम में कितनी है? तो 2.5 लाख है। बस अब आपको इसी को काट देना, आपका अपवर्तनांक निकल जाएगा। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, 1 जीरो 1 जीरो ये भी कट गया, 50 25 5 36 काटे यदि हम तो 5 कम 5 इधर गया, तो 5 दूना 10, 1.2 इसका अपवर्तनांक निकल गया। जो भी वस्तु रही होगी उसका अपवर्तनांक कितना निकला? 1.2। अपवर्तनांक का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसको हम लोग अगर दूसरे रूप में लिखे तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात हो गई क्या? सघन माध्यम और विरल माध्यम। मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया, भी फिर और बता देता हूँ। सघन का मतलब होता है वैसा माध्यम जहां प्रकाश की चाल धीमी हो, है ना, जिसका घनत्व थोड़ा ज्यादा हो। अगर हम लोग देखें हवा और पानी की अपेक्षा दोनों में थोड़ा सा सघन कौन सा? दोनों में थोड़ा सा घनत्व वाला कौन है, जिसमें किसमें ज्यादा घनत्व है? आपका जवाब होगा पानी। हवा की अपेक्षा पानी थोड़ा ज्यादा घनत्व वाला है। इसका मतलब हवा जो है वह विरल माध्यम हो गया और पानी जो है वह सघन माध्यम हो गया।
ठीक है, मतलब जहाँ का घनत्व कम वह विरल और जहाँ का घनत्व ज्यादा वह सघन हो जाता है। ठीक है, दोनों अपेक्षा में बदलते रहता है। यदि मान लीजिए मैं पूछ लूं कि पानी की अपेक्षा पानी और कांच दोनों में कौन सघन और कौन विरल है, तो यहाँ पर आप बताएंगे पानी विरल है, कांच सघन है। और वही मैं पूछूं कि हवा और पानी में कौन विरल कौन सघन है, तो हवा विरल और पानी सघन है। ठीक है, तो मतलब जिसमें घनत्व ज्यादा होगा उसको सघन और जिसमें घनत्व कम होगा उसको विरल का माध्यम कहते हैं। ठीक है, अब आया आपेक्षिक अपवर्तनांक। एक सीधा अपवर्तनांक था और दूसरा आपेक्षिक अपवर्तनांक है। आपेक्षिक अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, दो वस्तुओं के निरपेक्ष अपवर्तनांक को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर क्लास में दो लड़के तेज हो, एक राम भी तेज हो और एक श्याम भी तेज हो, अगर हम लोग दोनों को राम और श्याम का आपेक्षिक अपवर्तनांक दोनों में सबसे ज्यादा तेज कौन है निकालना तो पड़ेगा ना, कि दोनों में सबसे तेज तो दोनों है, लेकिन दोनों में अधिक तेज कौन है, तो इसकी चतुराई और इसकी चतुराई के अनुपात को जब हम अनुपात में लाएंगे, बट्टा में लाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कि हम औसत चतुराई या आपेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक ना, तो मान लीजिए अगर आपको कह दिया जाए कि हवा का और पानी का अपवर्तनांक बताएं, तो मान लीजिए अगर हवा का अपवर्तनांक 1 हो और पानी का 1.33 हो, तो हम लोग हवा के ऊपर और पानी के नीचे लिख देंगे, इसका आपेक्षिक अपवर्तनांक आपको निकल जाएगा। आपेक्षिक का मतलब एक वस्तु का ऊपर और दूसरी वस्तु का नीचे लिख दीजिए और उसको काटने वाला हो तो काट दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, उसे हम लोग आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट है वो है अपवर्तन के नियम। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था परावर्तन के नियम। ठीक है, वो चैप्टर का नाम ही था परावर्तन, इसलिए उसमें हमने परावर्तन के नियम पढ़ा था और इसमें हम लोग को पढ़ना है अपवर्तन के नियम। अच्छा बताइए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम थे? आप बताएंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम 2 थे। प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 थे। ठीक उसी तरह प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। पहला तो बिल्कुल सेम है। पहला क्या है? पहला क्या है? पहला है कि आप यहां पर देखिए, आपको पता चल जाएगा, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब और अपवर्तित किरण, तीनों कहाँ है? तीनों एक ही समतल में है। मतलब पहला नियम क्या हो गया? आपतित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब और अपवर्तित किरण, किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, अपवर्तन का पहला नियम आपको बता दिया गया कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं, एक ही सरफेस में होते हैं। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम थोड़ा समझिएगा। प्रकाश किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक नियतांक होती है। इस नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक ना, मैंने यहाँ पर एक चीज नहीं बताया था, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। दूसरा नियम जो है थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका एक खास नाम है स्नेल का नियम। क्या है दूसरा का नियम? स्नेल का नियम। कभी कभी इसको अकेले भी पूछ लिया जाता है, स्नेल का नियम किसे कहते हैं? स्नेल का नियम। आप सीधा सीधा बताएंगे कि किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के अपवर्तन के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक नियतांक होती है। इसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। यानी साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू एक नियतांक। ठीक ना, मतलब क्या बोलते हैं, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या जो होता है एक नियतांक होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे जानेंगे क्या कि अपवर्तन कैसे, मतलब किस तरह से उसका प्रभाव क्या होता है। तो एक बार जान लीजिए, अपवर्तन 3 तरीका से होगा, है ना। पहला अपवर्तन कितने प्रकार से होगा? 3 प्रकार से होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्या होगा? या तो प्रकाश की जो किरण है वह विरल से सघन में जाएगी। कैसे जाएगी? विरल से
सघन, यहां से ऑब्जेक्टिव निकलेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। विरल से सघन में, दूसरा सघन से विरल में, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, तीसरा लंबवत, आप लंबवत जाएगी, लंबवत, लंबवत मतलब सीधा सीधा, लंबवत जाए तो क्या होगा, याद रखिएगा। विरल से जब सघन में जाए, विरल से जब सघन में जाए तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। और सघन से जब विरल में जाएगी, सघन से जब विरल में जाएगी तो इसी का उल्टा अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगा, ठीक है। अगर विरल से सघन में गया तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, सघन से विरल में गया तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। और यदि लंबवत पड़ा, मतलब मान लीजिए माध्यम 1 माध्यम 2 और सीधा सीधा पड़ेगा तो यह बिना मुड़े सीधे निकल जाता है। लंबवत पड़ने पर क्या होता है, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा। जब आप विरल से सघन में ले जाएंगे तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, सघन से विरल में जाएंगे तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। और यदि लंबवत आएगा, सीधा सीधा आएगा तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा। ये अपवर्तन का प्रभाव था, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं पार्श्विक विस्थापन किसे कहा जाता है, पार्श्विक विस्थापन किसे कहा जाता है, ध्यान से देखते चले। मान लीजिए कि ये एक कांच की स्लैब है, क्या है, कांच की स्लैब, ठीक है ना। छोटा सा मैं लिखता हूं ना तो बनाने में दिक्कत होगा, कांच की स्लैब, ठीक है। अब आप बताइए, इसके आसपास अगर हवा होगा तो ये तो सघन माध्यम हुआ, और आसपास की जो हवाएं हो क्या हो गई, विरल माध्यम हो गई, ऊपर वाली विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। तो अब यहां पर ये हमने खींच दिया अभिलंब, क्या खींच दिया, अभिलंब, ठीक है, मतलब सीधी रेखा है तो अभिलंब होगी। यहां से यदि प्रकाश की एक किरण आई, यानी आपतित आई, जब ये विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये तो फिक्स है कि इसको यहां से निकलना चाहिए था, लेकिन ये यहां से नहीं निकली, निकलना चाहिए था इसको यहां से, लेकिन ये यहां से नहीं निकली, ये थोड़ा सा मुड़ गई, है ना। क्यों मुड़ी, क्योंकि यह विरल से सघन में गई। और जब ये सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, है ना। उस वक्त क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगी। तो अभिलंब से दूर हटने के पश्चात क्या होगा, अगर हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं तो आप देखेंगे ये आपतित किरण, आने वाली किरण है, इसलिए किसको क्या नाम पड़ गया, आपतित किरण, आपतित किरण। और लौटकर जाने वाली किरण को इसको तो अपवर्तित बोलते हैं, ये अपवर्तित है, लेकिन ये अपवर्तित नहीं है, बाहर निकल रही है, इसलिए इसको निर्गत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निर्गत किरण, ठीक है। आपतित किरण और निर्गत किरण, इन दोनों के बीच में आपको कुछ दूरी दिखाई दे रही है, यहां पर थोड़ा सा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को, क्या चीज को, बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है, ठीक है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिज्म, क्या है, प्रिज्म। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया प्रिज्म। प्रिज्म किसे कहते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा है प्रिज्म, एक प्रिज्म में कितनी सतह होती है, तो एक प्रिज्म में 5 सतह होती है। कितनी होती है, 5। मैं थोड़ा सा करके बताने की कोशिश करूंगा, एक मिनट। देखिए ये आपका प्रिज्म है, क्या है, ये प्रिज्म है। प्रिज्म कुछ इसी तरह का होता है, वो पेपर वगैरह का नहीं होता है, वो शीशा का होता है। कैसा होता है, कांच का। प्रिज्म किसका होता है, कांच का, याद रखिएगा। प्रिज्म होता है कांच का। इसमें कितने पृष्ठ होते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। ये एक आपको इधर दिखाई दे रहा होगा, 1 2 और ये 3
एक ऊपर से 4 और एक नीचे से 5, है ना। एक प्रिज्म की कितनी सतह होती है? तो एक प्रिज्म की होती है 5 सतह। कितनी होती है? 5 सतह। एक प्रिज्म की 5 सतह होती है, ठीक है ना। एक प्रिज्म की कितनी सतह होती है? 5 सतह होती है, ठीक है। एक प्रिज्म की 5 सतह होती है, इधर वाला इधर वाला इधर वाला, एक ऊपर एक और नीचे, ठीक है, 5 सतह। ये कैसा होता है? तो कांच का होता है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे आकृति को प्रिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिज्म। प्रिज्म का काम क्या है? तो प्रिज्म का काम है प्रकाश के रंगों को विभक्त करना। आपको पता होगा प्रकाश की एक किरण में कितने रंग होते हैं? तो प्रकाश की एक किरण में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7। याद रखिएगा, प्रकाश की एक किरण में कितने रंग होते हैं? 7, है ना। इसके बारे में हम लोग थोड़ा और आगे भी पढ़ेंगे। अब इसमें पढ़ लेते हैं 7 किरण होते हैं, 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7। अगर आपको क्रम याद रखना हो तो मैं यहीं पे बता देता हूं। हिंदी में होता है बैंजानी पिनाला। बैंजानी पिनाला, बैंजानी पिनाला। बै से आपका हो गया बैगनी, जा से बैंजा हो गया यहाँ पे, सॉरी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल, ठीक है। याद रख लीजिएगा आप, बैंजानी पिनाला। श्वेत प्रकाश की एक किरण में 7 रंग होते हैं, सातों का क्रम होता है बैंजानी पिनाला, यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। यही क्रम होता है। इस क्रम को आप स्क्रीनशॉट ले ले, याद कर ले, ठीक है। और इसी का काम कौन, ये काम कौन करता है? तो ये काम करता है प्रिज्म, ठीक है। ये कौन काम करता है? प्रिज्म करता है, ठीक है। अब उसके बाद एक आया क्या? विचलन का कोण। विचलन का कोण किसे कहते हैं? क्या होता है? विचलन का कोण किसे कहते हैं? विचलन का कोण किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के जो कोण होता है, ये वाला जो कोण होता है, ये वाला कोण, ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के जो कोण होता है उसको हम लोग विचलन का कोण कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के जो कोण होते हैं उसको विचलन का कोण कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लेंस को जानते हैं, ठीक है। लेंस क्या है? पिछले चैप्टर में हमने दर्पण के बारे में पढ़ा था ना, ठीक उसी तरह हमें यहाँ पे इस चैप्टर में लेंस के बारे में पढ़ना है। लेंस क्या है? तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है। दर्पण क्या था? दर्पण पारदर्शी नहीं था। दर्पण जो था वह अपारदर्शी था। दर्पण जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते थे तो उसका ऐसे बनाने के बाद में हम लोग पीछे से कुछ इस तरह का कर देते थे, है ना। लेकिन जो लेंस है वह पारदर्शी है। लेंस क्या है? पारदर्शी माध्यम है जिससे प्रकाश आर पार आसानी से हो सकता है। लेंस क्या होता है? लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। उत्तल और अवतल, उत्तल लेंस और एक तरफ अवतल लेंस, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तल लेंस 3 प्रकार। उत्तल लेंस कहते किसको है? तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस जो है किनारे की अपेक्षा बीच में अधिक मोटा रहेगा। उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में अधिक मोटा रहता है और अवतल लेंस बीच की अपेक्षा किनारों में अधिक मोटा रहेगा, यानी बीच में वह पतला होता है, ठीक है। उत्तल लेंस बीच में मोटा होगा, अवतल लेंस किनारे में मोटा होगा, ठीक है। उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक उत्तल लेंस ऐसा होगा, दूसरा उत्तल लेंस ऐसा होगा और तीसरा उत्तल लेंस ऐसा होता है, ठीक। उसी तरह अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। अवतल लेंस भी उसी प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एक ऐसा और दूसरा ऐसा। अब इसका हम लोग नाम लिखेंगे। पहले आप देख लीजिए कि उत्तल लेंस तीनों में देख लीजिए आप, किनारे की अपेक्षा ये बीच में अधिक मोटे हैं यानी उत्तल है, और ये बीच की अपेक्षा किनारों में अधिक मोटे हैं इसलिए अवतल है, ठीक ना। अब हम लोग नामकरण करेंगे। देखिए बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से नामकरण इसका हो जाएगा। अगर आप ध्यान दे तो इसके दोनों तल क्या है? उत्तल है। इसके इधर से भी एक उत्तल है और इधर से भी उत्तल है। उत्तल का मतलब उठा हुआ, पिछले चैप्टर में आप लोग जान चुके हैं, ठीक ना। तो जब दोनों उत्तल हो तो दोनों हम लोग इसको बोलेंगे उभयोत्तल। क्या कहेंगे? उभयोत्तल। इसको कहेंगे हम लोग उभयोत्तल। उभयोत्तल इसलिए कहेंगे क्योंकि इसका दोनों तल उत्तल होता है और दोनों का मतलब उभय। संस्कृत में उभय का मतलब होता है दोनों, है ना। इधर इसमें देखिए अगर आप, तो ये इधर वाला समतल है और इधर वाला उत्तल है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे समतलोत्तल। समतलोत्तल, ठीक है। और तीसरा नंबर में इसको बोलेंगे अवतलोत्तल।
क्या बोलेंगे, अवतलोत्तल। ठीक है, इसमें देखेंगे, इसमें आप इसका क्या नाम है, नामकरण करेंगे हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग अवतलावतल, अवतलावतल। दूसरा नंबर में लिखेंगे समतलावतल, और तीसरा नंबर में करेंगे उत्तलावतल। ठीक है, उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल, और अवतल में अवतलावतल, समतलावतल, उत्तलावतल। इसका नाम हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग उभयावतल भी बोलते हैं, उभयावतल, उभयावतल। ठीक है, दो नाम होते हैं। ठीक है, तो लेंस के बारे में आप लोग जान लिए। अब जानिए अभिसारी और अपसारी लेंस क्या होता है। आप जान चुके हैं, पहले बात समझ लीजिए। हम लोगों ने पहले चैप्टर में किरणों के समूह यानी किरणपुंज के बारे में पढ़ा था। किरणपुंज के 3 प्रकार मैंने बताए थे, अपसारी, समांतर और अभिसारी। अपसारी का मतलब क्या था, एक बिंदु से निकलकर फैलते चले जाना, ये क्या हो गया, ये अपसारी हुआ, है ना। एक दूसरे के समांतर होना, तो ये हो गया समांतर। ठीक है, और वही तीसरे में मैंने क्या बताया था, समांतर, एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होना, तो इसको मैंने कहा था अभिसारी, है ना। मैंने इसको क्या कहा था, अभिसारी। ठीक है, यानी किरणपुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, समांतर और अभिसारी। थोड़ा देखते हैं हम लोग कि ये उत्तल लेंस क्या करता है और अवतल लेंस का काम क्या है। ठीक है, जब आप उत्तल लेंस को देखेंगे, उत्तल लेंस का क्या कार्य है, उत्तल लेंस का क्या काम है। उत्तल लेंस देखिए, उत्तल लेंस के सामने से अगर कोई किरण आएगी, इस तरह से कोई किरण अगर आ रही है, तो वो क्या करता है, वो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो वो एक बिंदु पर ला देता है। क्या करता है, एक बिंदु पर ला देता है। और अगर एक बिंदु पर ला देता है तो ये कौन सा काम करता है, अपसारी या अभिसारी, अभिसारी कर रहा है ना। इसका मतलब क्या है, उत्तल लेंस का काम है प्रकाश की समांतर किरणों को अभिसरित करना। क्या काम है, अभिसरित करना, अभिसरित करना। और इसी कारण उत्तल को हम लोग अभिसारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस। घबराइए बिल्कुल मत, अभिसारी का मतलब उत्तल लेंस होता है। अपसारी का मतलब देखिए, अवतल लेंस से यदि आप प्रकाश का परावर्तन कराते हैं तो वह क्या करेगा, वह कुछ नहीं करेगा, वह इसके सामने आने वाली जो प्रकाश की किरणें है ना, उसको अपसारित कर देगा, मतलब फैलाता चला जाएगा। क्या कर देगा, फैला देगा। और यदि फैला रहा है, यदि वह क्या कर रहा है, वह आपको अपसरित कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, अपसरित कर रहा है, अपसरित करना, तो ये आपका अवतल जो है, इसीलिए इसको हम लोग अपसारी भी कहेंगे। क्या कहेंगे, अपसारी। जो अभिसरित करेगा उसको अभिसारी, और जो अपसरित करेगा उसको अपसारी कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब हम लोग समझ लिए कि उत्तल का मतलब अभिसारी और अपसारी का मतलब अवतल, है ना। एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, या अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो आप उसमें लिखिएगा, क्योंकि उत्तल लेंस का कार्य इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसरित करना है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस का कार्य समांतर प्रकाश की किरणों को अपसरित करना है, इसीलिए इसे अपसारी किरणपुंज कहा जाता है। ठीक है, यानी अभिसारी और अपसारी में आपको अंतर समझ में आ गया। फोकस, प्रतिबिंब, ये दोनों मैंने पिछले चैप्टर में बता दिया गया, जिस तरह उसमें था उसी तरह इसमें था कि मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर अपसरित होती हैं या अभिसारित होती है, प्रतीत होती है, उसे उसका फोकस कहा जाता है। और प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब सेम चीज, मतलब पीछे जो मैंने बताया था वही होगा। ठीक है ना। दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के, आभासी और काल्पनिक। मैंने ये पिछले चैप्टर में बता दिया है। आप अगर पहली वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर वहां से पहले कवर कर लीजिए, आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ना। अगर मैं इसमें बताऊंगा तो वीडियो की लिंक थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जाके आप पिछली वीडियो को सर्च करें, देख लें अगर नहीं देखा है तो। अब लास्ट पॉइंट है, लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र किसे कहते हैं, तो यह जान लीजिए। हमने पिछले चैप्टर में दर्पण सूत्र पढ़ा था, इसमें हम लोग को लेंस सूत्र पढ़ना है। ठीक उसी तरह इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच एक संबंध होता है, जिसे हम एक सूत्र के द्वारा निरूपित करते हैं, और इसी सूत्र को लेंस सूत्र कहा जाता है, जो इस प्रकार है। क्या, तो इसका नाम है 1/u - 1/v = 1/f। ठीक है,
यानी वस्तु दूरी में से यदि प्रतिबिंब दूरी को घटाएंगे तो फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने दर्पण सूत्र बताते समय इसमें बीच में प्लस किया था और लेंस सूत्र बताते समय मैं इसमें माइनस कर रहा हूं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसके बाद क्या दिया गया है, आवर्धन। क्या दिया गया है, आवर्धन। आवर्धन हम किसे कहते हैं, तो वस्तु की ऊंचाई एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। वस्तु की ऊंचाई एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। ठीक ना, आप लोग को पता होगा। लेंस की क्षमता क्या है जान लीजिए। आपने अक्सर सुना होगा जो व्यक्ति चश्मा पहनते हैं वो बताते हैं अक्सर कि हमारे चश्मे का पावर -D है, -4D है, कोई बोलता है -2D है, कोई बोलता है मेरा +2 है D है, कोई बोलता है मेरा +3D है। आखिर ये है क्या, इसको हम लोग नापते कैसे हैं, ठीक ना। तो लेंस की क्षमता, लेंस की ताकत को जिस शक्ति से मापा जाता है ना उसे ही लेंस की क्षमता कहते हैं। और मापा किस चीज में जाता है तो मैं आपको बताता चलूं कि डायोप्टर में मापा जाता है। क्या चीज में मापा जाता है, डायोप्टर में। आप पहले जान लीजिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है वह है मीटर पावर -1, मीटर पावर -1। और इसे हम लोग कहते हैं डाईऑप्टर। क्या कहते हैं, डाईऑप्टर। डाईऑप्टर क्या कहते हैं इसको, डाईऑप्टर। ठीक है, डाईऑप्टर। और डाईऑप्टर को सूचित किया जाता है किस से, तो डी से। डाईऑप्टर को क्या चीज से सूचित किया जाता है, तो डी से, है ना। और डी बराबर क्या होता है तो वह भी मैं बताता चलूं 1/f, लेकिन आपका जो f है वह मीटर में होना चाहिए। क्या चीज में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि बताइए यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो हम लोग यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ। अगर आपसे कह दिया जाए कि बताइए किसी लेंस की क्षमता जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी जो है वह 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता क्या होगा, है ना, यानी डी क्या होगा। हमको पता है कि 1/f, लेकिन f क्या चीज में हो, मीटर में हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/20 लिख देंगे। जी नहीं, यहाँ 1 मीटर की बात हो रही है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 की जगह पर 100 लिखेंगे। बगल में लिख देंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब इसको काट दीजिए 5 बार में, यानी 5D, है ना। यानी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का +5D होगा, और यही अगर अवतल लेंस हो तो -5D हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है उत्तल लेंस का हर चीज धनात्मक और अवतल लेंस का हर चीज ऋणात्मक होता है। तो अगर उत्तल लेंस कहा गया तो +5D होगा। वैसे मैं इसकी डी या क्षमता निकालने के लिए एक अलग छोटा सा वीडियो बना दूंगा, और आप लोग पूरे वीडियो में आप लोग इस चैप्टर के हर पॉइंट को, महत्वपूर्ण पॉइंट को जान चुके हैं। प्रकाश के अपवर्तन से लेकर लेंस की क्षमता तक हमने सारे चीज़ों को कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आपके चैप्टर 2 का फुल रिवीजन हो गया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो मेरी गारंटी है। अगर आपको ऐसा लगा कि हमारे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो इस बार बोर्ड एस्पिरेंट हैं, और साथ साथ में अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हर रेगुलर अपडेट आपको समय पर मिलते रहें और हमारी वीडियो जो है आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, ताकि आप उसको देखकर उसका लाभ उठा सके। तब वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।